बात करेंगे साबिक SSP मलीर राव अनवार की, जिनको आज वजीरिस्तान के रिहायशी नकीबुल्लाह महसूद के मुबैना मावरा अदालत कत्ल की तहकीकात के सिलसिले में IG AD ख्वाजा और कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक के सामने पेश होना था, लेकिन वो पेश ना हुए। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि अगर राव अनवार ने ताउन ना किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा ना हो सका। दूसरी जानिब नकीबुल्लाह महसूद के अहले खाना कराची पहुँच गए, जहाँ महसूद कबीले के जिरगे ने सोराब गोट के इलाके में उनके लिए कैंप लगाया। नकीबुल्लाह के वालिद का कहना था कि राव अनवार के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। उसके बाद बात करेंगे वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की, जिन्हें आज आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम के हवाले से नैब ने सवाल जवाब के लिए तलब किया था। वजीर आला शहबाज शरीफ नैब के दफ्तर गए, जहां उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे तक अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका नैब में बुलाया जाना बदनीयती पर मबनी है। और आखिर में बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी की, जहां आज इस्लामी जमीयत तलबा और बलोच तलबा ग्रुप के दरमियान तसादुम के नतीजे में यूनिवर्सिटी इंतजामिया को पुलिस को बुलाना पड़ा। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं मीना सेठी। मैं नुसरत जावेद 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा बीबी गुलमी ने बात बड़ी सच और हक की है कि नासिर काज़मी के मुताबिक जी तो अपना उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। ज़ाती दुखों का मैं स्क्रीन पर जिक्र करना हरगिज़ मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि देखने वालों को काम की बात चाहिए, शो मस्ट गो ऑन। लेकिन मुन्नू भाई का हमसे रुखसत हो जाना जो है वो सिर्फ मेरा ज़ाती दुख नहीं, डेफिनेटली वो हमारे मुआशरे का नुकसान है। और ये गुलमी ने एक बहुत बड़ी अलामत की मौत है। उसकी मुझे अफसोस हुआ कि यानी प्रिंट में जो उनके जितने साथी हम असर उनके जूनियर्स मुनासिब हद तक उन्हें खिराज तहसीन हुआ है। अच्छा। लेकिन मुन्नू भाई ने जो बुनियादी तौर पर नए रास्ते निकाले थे वो निकाले थे टेलीविज़न ड्रामे के। पाकिस्तान के टेलीविज़न ड्रामे को जो अब भारत की सास भी कभी बहू की नक्काली में कवा हंस की चाल चलते चलते अपनी चाल भी भूल गया है। पर वो किसी ज़माने में तो और एक ज़माना था कि जब दूरदर्शन की एकेडमी में हमारे ड्रामे दिखाए जाते थे लोगों को ट्रेन करने के लिए। बहरहाल उसको एक आर्ट का, अदब का, टीवी ड्रामे को मकाम देने में अहम तरीन किरदार मुन्नू भाई ने अदा किया। अब इतने माशाल्लाह यहाँ पे चैनल हो चुके हैं, बेतहाशा उनके ड्रामे आर्काइव्स की सूरत मौजूद हैं। उनको लेकर किसी ने भरपूर ऐसा प्रोग्राम करता मुझे नजर नहीं आया जो ये बताता कि यार कैसे इस शख्स ने नए रास्ते निकाले। हाँ, वो क्या रास्ते थे, व्हाट डिड ही डू। बिल्कुल उनकी कंट्रीब्यूशन, एक लिटरेरी कंट्रीब्यूशन याद रखना बहुत। दूसरी बात ये है कि क्यों मैं उन्हें अलामत कहता हूँ, वो एक रवैये का नाम थे। मैं आपको बताता हूँ, वो एक रेलवे के मामूली अफसर के बेटे थे जो छोटे छोटे स्टेशनों पर जिनकी पोस्टिंग होती थी, और वो छोटे छोटे स्टेशनों पर ही पोस्टिंग करते करते मुन्नू भाई के वालिद जो हैं वो एक और छोटे से स्टेशन के रेलवे के, जहाँ पे कभी कभार कोई पैसेंजर ट्रेन रुकती थी, उसके स्टेशन मास्टर हो गए। अच्छा। वहाँ पे सालाना मुआयने के लिए अंग्रेज अफसर आया तो मुन्नू भाई खुद बताया करते थे, उनके ज़ाहिर प्री पार्टीशन वक्त है, पूरे घर वालों ने एक्साइटमेंट में मिलकर उनकी वर्दी सफ़ेद चमकाई इस तरीके की, मुन्नू भाई ने उनके जूते पॉलिश किए, बाकी पूरे स्टेशन को साफ किया गया। वो अंग्रेज़ आया, उसने लशमश की, देखा
तो तुम्हें पता है कि रेलवे स्टेशंस पर ड्राइंग रूम्स भी होते हैं, हमारा वो आरामगाह के लीजिए, वहाँ पर एक चिमनी पड़ी थी, लैंप उसके ऊपर चिमनी। तो मुन्नू भाई कहते हैं कि उसने चिमनी में यूं हाथ डाला तो कुछ स्याही उसकी उंगली पर लग गई। उन्होंने वो स्याही इनके वालिद की सफ़ेद यहाँ पे लगा, कहता यू नो व्हाट्स हैपनिंग हियर, तो वो चला गया। मैं कोई नफ्सियादा नहीं हूँ। अच्छा, जब भी ये मुन्नू भाई से मैंने ये वाक़या एक मरतबा नहीं बेतहाशा मरतबा नहीं, तो उसका मतलब है कि नुसरत साहब उन पे उसका मेरा ये हमेशा से ये रहा कि लोगों का ख्याल, उनकी ज़बान में लुकनत थी, अखलाते थे, तो लोगों का ये ख्याल है या ये वाक़या है या उनसे मंसूब है बात कि जी चूँकि उनके वालिद जो थे उनकी वालिदा के साथ सख्त गिर थे। अच्छा, और एक मरतबा उन्होंने उनकी वालिदा को थप्पड़ मारा तो उसके बाद से वो दहशत ज़दा हो गए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये वाला उनकी लुकनत में इस वाक़े ने उन्हें अथॉरिटी कि जिन लोगों के पास अख्तियार जो राव अनवार होते हैं, समझी हो बात, जिसके सामने आप अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, जिनके सामने आप बेबस हो जाते हैं। अब बेबसी का ये होता है, उसके बाद उनकी भाई लुकनत भी आ गई, जाहिर है कि बचपन में उनका मजाक उड़ाते होंगे लोग, डेफिनेटली। अब ये होता है कि बंदा शिकस्त खा जाए। अब यहाँ से मुन्नू भाई इसलिए मेरी दानिश में अलामत हैं कि वो मज़ाहमत करते हैं, और वो मज़ाहमत के लिए अपना रवैया ये अपनाते हैं कि उन्होंने अपना मजाक उड़ाना सीखा। सही। और वो छोटे छोटे लोगों की, गरीब आदमियों की बातें करते थे और ये कोशिश करते थे कि यार ये अपनी छोटी सी दुनिया में इस तमाम तर बेबसी के होते हुए कैसे कुछ लम्हात खुशी के अपने लिए हासिल कर सके, यानी पकड़पन किए बगैर छोटी छोटी जेन्युइन किस्म की खुशियाँ जो बच्चों के लिए होती। दूसरी उनकी जो अहम बात कि उन्होंने ये फैज साहब कहा करते थे, आखिरी उम्र में उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि जी वो को पंजाबी में चीज़ न लिख पाए, और उनका ये ख्याल था कि ये उनका रायगां का एक सफ़र है, शायद लोग उन्हें आज से 200 साल बाद, 300 साल बाद उस तरह याद न रखें जैसे मिसाल के तौर पर बुल्ले शाह को याद रखा जाता है। तो उनका ये ख्याल था कि मैंने चूँकि मादरी ज़बान में शायरी। सही। मुन्नू भाई ने न सिर्फ ये कि मादरी ज़ुबान पंजाबी में शायरी की, डट के की, और वो अंदाज बनाया जिसको किसी हद तक गुलजार ने अपने गीतों के लिए कि जिसमें ड्रामा, पॉज, गुफ्तगू, और उसमें भी मैसेज का ये आलम है कि हमारे यहाँ अक्सर लोगों को एहतसाब के दौरे पड़ते हैं ना, और देखा जाता है कि यार कोई आए और ठीक करे, और जाहिर है किन की तरफ देखा जाता है। तो हमारी तसल्ली के लिए 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ भी तशरीफ़ लाए थे। वो तशरीफ़ लाए तो उन्होंने एहतसाब का अमल मुतारिफ करवाया था, जनरल अमजद उसके चेयरमैन थे, 150-200 आदमी को पकड़ के जंगी कैदियों की तरह रख दिया गया, और हमें यह तासुर दिया गया कि जब तक ये लोग कौम की लौटी हुई दौलत वापस नहीं करेंगे तो इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, वो बाद में ये हुआ कि उनमें से कई लोग जो पकड़े गए थे वो मुशर्रफ साहब के वजीर भी हुए, इधर उधर लग गए। बिल्कुल ठीक। चले ब्रेक कब कह रहे हैं तो? चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुन्नू भाई के बारे में और भी कुछ बातें सुनेंगे। नुसरत साहब से ब्रेक लीजिए। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। यस। तो मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि वो उस हवाले से उनका रवैया वही था कि लाखें कि देखे हैं हमने अफसाने हज़ारों, वो मुनीर न्याजी वाला मिल भी गया, और वो ये कि ये शब गुज़ीदा सहर जो फैज़ साहब की है कि यार ये इल्यूजन है सारे। तो इन्होंने एहतसाब के बारे में एक नज़्म लिखी, वो उसका बिल्कुल इब्तदाई, अगर थोड़ा सा अगर ये आप सुना पाएँ भैया तो सुना दीजिए। तू चाहना वो नहीं होना, हो नहीं चाहता, करना पैंदा है, इश्क समुंदर तरना पैंदा है, सुख लई दुख भी जरना पैंदा है, हक दी खातर लड़ना पैंदा है, ते जीवन दे लई मरना पैंदा। वाह वाह। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, चोरां डाकुआं कातलां कोलों, चोरां डाकुआं कातलां बारे की पुछदे हो? चोरां डाकुआं कातलां कोलों, चोरां डाकुआं कातलां बारे की पुछदे हो?
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਗੇ? ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੇ ਨੇ ਕਿੰਜ ਵਸਣਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ। मैं बस आप ये देखो ना, वही ड्रामाई अंदाज में है और ये स्ट्रेट अवे एहतसाब के चीफ कमिश्नर साहब चोरों डाकुओं और कातलों से, चोरों डाकुओं और कातलों का क्या पूछ रहे हो यार मतलब किस काम में पड़ गए हो। तो ये नज्म हुई तो मैंने बैठा हुआ था, तो वो अब्बास अतर मरहूम हमारे एक और सीनियर थे, तो उन्होंने मुझे याद दिलाया, तो अयूब खान ने जो 1962 में आइन लिखा था, वो लाहौर के एक बहुत मशहूर वकील थे मंजूर कादर साहब, ठीक, तो कुछ अरसा वजीर खारजा भी रहे हमारे, बड़े ही एक्लेम वो कानूनदान थे। तो उन्होंने 1962 का जब आइन सदारती इंतखाब वाला सदारती आइन लिखा अयूब खान के लिए, तो उस वक्त हबीब जालिम ने नज्म लिखी थी दस्तूर, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो मंजूर कादर साहब अपनी निजी महफिलों में लोगों को कहते थे, यार मेरे लिखे आइन का तो इसने बेड़ा गर्क कर दिया है कि ऐसे दस्तूर को सुबह, तो इसके बारे में कहते थे कि इन्होंने एहतसाब के साथ भी वही किया है। सही। और वो वही ड्रामाई अंदाज जो मैं आपको बता रहा था, वो एक अपने अंदाज में। अब आज भी क्या ये नज्म, यही तो रोना है नुसरत साहब, आज वो जो उतनी रेलेवेंट है, उतनी ही रेलेवेंट है, उतनी रेलेवेंट है, और लगता है कल ही किसी ने लिखी होगी। बिल्कुल। अरे भाई ये कल की बात है मिस्टर शहबाज शरीफ, को 200 साल पुरानी बात नहीं है। एक साहब डॉक्टर आसिम होते थे, मैं 100% मान लेता हूं कि वो हर हवाले से करप्ट लुटेरा शख्स है, लेकिन मौसूफ को उठाया गया। हाँ, जिस वक्त उठाया गया उस वक्त वो एक मुंतखब सूबाई हुकूमत के मुशीर थे, मीटिंग कर रहे थे, बल्कि उस वक्त मीटिंग कर रहे थे, और दर्जे के एतबार से उनका सूबाई वजीर का था। दुरुस्त। उनको उठा के रख दिया गया। दरीसना ये भी खबर आई चूंकि उन दिनों यानी प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान का कस्सा भी कानून आ चुका था, 90 दिनों के लिए आप किसी भी शख्स को हिरासत में रख सकते थे उसके तहत, कि जी इनके अस्पताल में मुबैना दहशतगर्दों का इलाज हुआ, दहशतगर्दों का इलाज होता था। अब वो कहानी आजकल सुनने को नहीं आ रही। फिर एक साल गिरफ्तारी करने के बाद फिर एहतसाब के मुख्तलिफ मुकदमात बना दिए गए। अब डॉक्टर आसिम जाने, अदालत जाने, ठीक, उनके वकील जाने। यार आप उस वक्त क्यों नहीं बोले? नहीं उस वक्त मतलब उस वक्त क्यों नहीं बोले? दोस्त उठा रहे थे। फिर आज जब आप ये बात करते हो कि मैं प्रोविंशियलिज्म की बात किस मुंह से कर रहे हो मिस्टर शहबाज? जब किसी और सूबे में कोई और उठा लिया जाए दैट्स फाइन, वो ठीक है, लेकिन आपको यार अगर एक सम्मन आ गए, कहा कि जी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, कयामत आ गई, और उनमें बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि आप या तो खुद आ जाए या ये कि वकील के जरिए जवाब भिजवा दें कि ये हमारे इन सवालात का, या आप सवालात का जवाब दे देते, भिजवा देते, या खुद भी चले गए थे, एक रिटर्न स्टेटमेंट आप देते वहां से वापस आने के बाद, 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे होती है, को दे देते आप, फिर वो कैसे रोना रोते अपना, उसके बाद शाम को अगर ना जाते तो यही तो मकसद है। सवाल ये उठता है कि 4.5 साल तक यहाँ पे इस्राइल की हुकूमत थी यार, 4.5 साल, और उससे पहले 5 साल कौन सी कोई मतलब नहीं, अभी आए मैं तो मरकज की बात की, अगर मरकज की, ओके फाइन। आप भी आज खुद को एहतसाब के डसे हुए महसूस कर रहे हैं अपनी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी वाले भी डसे हुए महसूस करते हैं। अच्छा, बहुत सारे केसेस में ये भी एक दुरुस्त है, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने भी जो कमालात दिखाए कि आपने 2-3 महीने की डूडां की, उसके बाद प्ली बारगेन कौन लेकर आया, नहीं कौन लेकर आया प्ली बारगेन, वो सारा खुद, और मैंने खुद, मुझे बताते खुद शौकत अजीज साहब जब वजीर खजाना थे, उन्होंने कहा भाई नुसरत वो कारोबारी लोग कह रहे हैं कि हम तो नहीं बैठे हैं, ठीक, क्योंकि अभी 9/11 के बाद वाली रौनक नहीं आई थी, ठीक, तो मसला चल रहा था कि क्या करें। तो फिर वो जनरल अमजद साहब को फारिग किया गया, सियासतदानों को रहा किया गया, और उनमें से बादजा बहुत सारे सियासतदानों को एहतसाब के जो इंचार्ज रहे हैं इस तमाम दौर में, उसमें कभी उनके बारे में भी कभी कोई
ہو جائے کہ احتساب کے چیئرمین بننے سے پہلے ان کے ذاتی اثاثے کیا تھے، درست، ٹھیک، ہاں، اور اس کے بعد کیا ہوا، کبھی کسی نے ایسی زحمت نہیں گوارا کی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا جو انہوں نے میثاق جمہوریت میں وعدہ بھی کر رکھا تھا کہ آپ بیٹھتے، سوچتے اور ایسا انتظام کرتے کہ بھئی احتساب والے مجھے بلائیں، آپ کو بلائیں، فائن۔ اب جیسے یہ قصہ چل رہا ہے جی پروسیکیوٹر جنرل کا، ہاں، کیوں اس پہ جھگڑا ہے اتنا؟ آپ اور کچھ نہ کریں یار۔ اسرائیل کا پرائم منسٹر اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہے یا نہیں؟ بالکل ہے۔ امریکہ کا صدر ہے یا نہیں روس کے معاملے میں؟ بالکل بالکل۔ اسرائیلی پرائم منسٹر پر کرپشن کے الزامات ہیں، ٹرمپ کے اوپر وہ روس اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، لیکن جتنے بھی تحقیقاتی تفتیشی ادارے جو ہیں وہ جو مٹیریل انہیں میسر آ رہا ہے وہ اسپیشل پروسیکیوٹر کو دیتے ہیں۔ یس، درست۔ جو یہ طے کرے گا کہ کیا یہ جتنے شواہد انہیں ملے ہیں ان کی روشنی میں کچھ مزید، ہاں، ان کے خلاف تحقیق ہونی چاہیے، کوئی سزا ہونی چاہیے، کوئی کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ یار آپ کچھ نہ کرتے، آپ یہ کہتے کہ نیب اپنا کام کرتی رہے، نیب اپنا کام کرتی رہے، اگر جج کے خلاف شکایت ہے تو جج ہی سنے گا۔ دوسرے ادارے کہتے ہیں جی ہمارے ہاں تو مؤثر نظام موجود ہے لہذا آپ زحمت گوارا نہ کریں۔ یار آپ کچھ نہ کریں، آپ لاٹری نکال کر 10 بندوں کی ایک کمیٹی بنا دیں، اس کے سامنے 3-4 نام رکھے، ایک بندہ پروسیکیوٹر کر دیں۔ صحیح، ہاں، کیونکہ امریکہ کا پروسیکیوٹر جو ٹرمپ کا پیچھا کر رہا ہے، اسرائیل کا پروسیکیوٹر ان کی پارلیمان نے لگایا ہوا ہے، لہذا کوئی بابا نہیں کر سکتے۔ وہ ایک راول پنڈی سے کال ہے جی، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم، راول پنڈی سے جی۔ وعلیکم السلام جی سر۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر، فرمائیے کون سا فرما رہے ہیں؟ حضرت وہ ابھی آپ کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا، ابھی آپ شہباز شریف صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے جی جی جی، جو کچھ آج ہوا ہے۔ ہاں سر میری گزارش یہ ہے کہ کیا صرف پیپلز پارٹی یا موجودہ دور میں نون لیگ یہی احتساب کے لیے رہ گئے ہیں، اور جو اس وقت جو ان سے بڑے ایک وہ پنڈی کے ہمارے میرے قریب ہی رہتے ہیں ساتھ کی گلی میں، جو پنڈی کے بڑے مشہور ہیں، وہ ان کا جب کچھ عرصہ پہلے اب سے 10 15 20 سال پہلے ان کے پاس ایک ویسپا ہوتا تھا ٹوٹا ہوا، اب جناب بہت کچھ پتہ نہیں کیا کچھ ہے، نہیں وہ ذہین آدمی زمینیں ہیں، سب کچھ ہے۔ دیکھیے اس میں اور وہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی نہیں بھیا جو نائب آئے ہیں وہ بھی سر ایک ابتدا سن لے۔ ایک بات تو اپنی جگہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت سے ہم پرانی باتیں بھول جائیں۔ 2008 سے آج تک یہ دونوں جماعتیں کسی نہ کسی صورت اقتدار میں رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کے جوابات ملنے چاہیے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا جی کہ احتساب کا عمل، میں نے آپ کو میں نے اسی لیے تو منو بھائی کی نظم سے میں شروع ہوا ہوں۔ بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف وہاں نیب گئے، 1.5 گھنٹہ انہوں نے وہاں گزارا اور اپنا بیان ریکارڈ کیا، اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @PakiStan_۔ تو عرض میں صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اس طرح بلاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگوں کو میسج جاتا ہے کہ یار جب ہماری باری آتی ہے تو اس وقت تو یہ سینہ پھلا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اب یہ جو قصے سنا رہے تھے نندی پور ایکسیٹرا ایکسیٹرا، تو بھائی جان 4 سال تک آپ کے بوزمبڑی چودھری نثار علی خان FIA کس کے انڈر تھی؟ انہی کے انڈر تھی، جنوبی افریقہ کی کسی حکومت کے پاس تھی یار، کیوں نہیں انہوں نے اس کی تحقیقات کروائی؟ آپ کہتے ہیں اور وہ چودھری نثار تو کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ تو اپنے
दिल पे लग गई ना नुसरत साहब उनके, बस और कुछ भी नहीं था कि वो खुद कहते हैं हर वक्त कि मैं मुझसे ज्यादा साफ सुथरा और कॉम्पिटेंट इंसान नहीं है. हाउ कैन समवन क्वेश्चन हिम? भाई मेरे सवाल ये उठता है एहतसाब की तो किसी को कोई खास परवाह नहीं. इन लोगों का एक नैरेटिव है ना, हाँ, अपना खुद ही बनाया हुआ है. अब वो नैरेटिव हो सकता है दुरुस्त हो, मैं उसको भी क्वेश्चन नहीं करता, चले छोड़ दें कि जी रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर जो मुस्तकिल हुकूमत होती है, कुछ ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन्होंने हमें टारगेट किया हुआ है. अच्छा चलें जी, ये आपका नैरेटिव है. आपका ये नैरेटिव कम से कम नवाज शरीफ साहब की हद तक, हाँ, और अपनी बेस की हद तक का जो रिवायती वोटर है उसकी हद तक करता है कि मियां साहब के साथ इंसाफ नहीं ज्यादती. ठीक है, ठीक, फेयर इनफ. येट जी कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सर, मंजूर अहमद बोल रहे हैं सर. जी मंजूर साहब. सर मेरी गुजारिश है कि जितने भी हैं जिनके बारे के ऊपर इल्जाम लगते हैं सियासतदान, ये देशी के टाइम पे अपने आप को कहते हैं कि हम पाक साफ हैं, सब कुछ ठीक है, हम बिल्कुल. तो राव अनवार का भाई, राव अनवार भी तो है ना भाई, जिसके ऊपर भी इल्जाम लगा है वो तो ये ना कहेंगे भी हम लोगों ने एक फैशन बना रखा है मेरे भाई कि सियासतदान नहीं सर, ऐसे ना कहा करें. पहले एक दिन बात की थी मैंने आपसे. बात ये है कि हमारे यहाँ जो भी ताकतवर है, हाँ बस जब मेरे प्यारे भाई उस पे उंगली उठेगी तो अब मेरा जो है ना, ये हम लोगों ने भी अब एक फैशन बना लिया है. इसीलिए सियासतदान कम वक्त हमारे ढीठ हो गए. बाकी लोग जो हैं वो कोई नोटिस ले लेता है, कोई उन्हें टाइमलाइन दे देता है. कहाँ मसे के देखो, सो मैनी मिस्ट्री मर्डर्स हैं बरतानिया में हुए, सीरियल किलर्स ने किए, 10 साल बाद उनका सुराग लगाया स्कॉटलैंड यार्ड ने. बरतानिया की किसी अदालत को ये कहते सुना कि आइंदा 72 घंटे में पेश करो? नहीं, ऑफ कोर्स भाई पुलिस कहां से करे? अच्छा, अब लोग लेकिन इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों का एक इदारों पे एतमाद है. इदारों पे एतमाद भी क्यों नहीं, मैं आपसे बात करता हूं ना. देखिए, अब कराची की हम सारी बात छोड़ देते हैं. चले, सबसे पहले ये देखिए, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इस मुल्क में कब इंट्रोड्यूस हुई? अमीर मोहम्मद खान गवर्नर था वेस्ट पाकिस्तान का, ठीक, उस जमाने में ये बाकायदा टारगेट किलिंग शुरू हुई कि जी फला बदमाश जो है उसके खिलाफ कर नहीं सकते तो फिर मतलब उड़ा दो. ठीक. और उसको लीड करते थे असगर खान साहब, थे एक पुलिस ऑफिसर, उनका नाम था हलाकू खान. राइट. हाँ, और वो हलाकू खान अयूब खान के खिलाफ जो भी मूवमेंट होती थी उसको रोकने के लिए स्पेशली डिप्यूट किए जाते थे. ठीक है, तो वो जो भी डिसेंट कर रहा होता था उसको. अच्छा, अब अगर एक हलाकू खान आपके कहने पर 8 बंदे मारेगा तो 2 अपने लिए भी मारेगा. डेफिनेटली, यस ऑफ कोर्स. लग गई तो लग गई ना फिर. अब रॉ एंड वार्स ऑफ दिस वर्ल्ड इस एनवायरनमेंट में काम करते हैं. हाँ जी, उनको हमारे यहाँ गुड पॉलिसिंग का सबसे बड़ी एग्जांपल दी जाती है कि नसीरुल्लाह बाबर साहब ने बगैर फौज को इन्वॉल्व किए सिंध में अमन व अमान बहाल कर दिया था. ठीक है जी, मरहूम को सलाम अलैकुम. उनके जो पसंदीदा अफसरान थे, उनके होते हुए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उसका सगा भाई मुर्तजा भुट्टो, क्या कि एनकाउंटर में मारा गया या नहीं मारा गया? बिल्कुल बिल्कुल. उसके बाद क्या हुआ? उन्हीं की जमात के सदर फारूक खान लगारी ने जब मोहतरमा की दूसरी हुकूमत फारिग की तो पहला इल्जाम, फर्स्ट काउंट जो आप वो चार्जशीट पढ़ते हैं, वो थी एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर, मावराए अदालत. ये पहला इल्जाम कराची में. राइट. अब उसके बाद तो चले जी हम कहें कि जी फिर एक सियासतदान आ गए नवाज शरीफ, बीबी. उसके बाद 9 साल तक नेक पाक गुड गवर्नेंस की अल्टीमेट इलामत जनाब परवेज मुशर्रफ साहब हमारे इस मुल्क के बाख्तियार सदर रहे. वो तो ब्लैक होल है उस वक्त. उसका क्या पता? जो कहा जा रहा है कि 200 से 300 पुलिस ऑफिसर कत्ल हुए कि जी जिन्होंने बिल्कुल सो कॉल्ड ऑपरेशन क्लीन अप में हिस्सा लिया था, उसका तस्करा कितनी मरतबा टेलीविजन पर हुआ था उन दिनों? कभी भी नहीं. आज भी कौन करता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं. मे बी इन पासिंग इधर उधर, बट दैट्स इट.
تو صحیح کہہ رہے ہیں. اب راؤ انوار کو اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ویکیوم میں نہیں آیا, ایبسلیوٹلی, وہ یہ کوئی سرکمسٹانسز اور پشت پناہی اور کیا کیا کون سپورٹ کیے, وہ ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بھارتی فلموں نے ٹرینڈ انٹروڈیوس کروایا نا, چیف منسٹر کرپٹ ہے, پھر اس میں ایک ایماندار افسر وہ چلبل پانڈے مانڈے. ہاں جی, بٹ وہ بھی فلموں تک ہوتا ہے. اچھا, وہ سب فلموں میں ہی ہوتا ہے. اب کراچی میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ یا تو بیچارے وہ مرحوم چودھری اسلم صاحب ہیں اور دوسرے پھر یہ آئے تھے. اچھا, اور یہ اتنے چہیتے اور یہ لوگوں کے اشارے ہوتے ہیں جی فلانے نہیں. عزیر بلوچ کو بھی تو برآمد کہیں کیا گیا نا, وہ سرنڈر پولیس کے آگے ہوا تھا. اس میں کوئی نہ کوئی مہارت کسی پولیس والے کی ہوگی نا کہیں نہ کہیں. اور جو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. یہ تو ایک میڈیا ہنگری بھی آدمی تھا, اور ایسے کتنے ہوں گے, مطلب کتنے ہوں گے. یہ کے بارے میں آپ کہا جا رہا ہے جی 200. بھائی آپ نے پولیسنگ کے لیے کیا کسی نے انتظام کیا, ہم نے کتنی مرتبہ کیا. وہ ایک واقعہ ہو گیا, سوشل میڈیا نہ ہوتا تو کون نقیب بیچارہ محسوس کریے. وہ جی کال جی, السلام علیکم. کراچی سے. ہلو, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم نصر صاحب. وعلیکم السلام جی. ہاں نصر صاحب, پہلے تو منو بھائی کا بہت افسوس ہوا جی. بالکل کہ فیض احمد فیض صاحب بھی چلے گئے, منو بھائی بھی چلے گئے. ابھی تو صحافت کے بابا رحمت صرف آپ ہی رہ گئے ہمارے لیے, خاص طور پہ سندھ کے لوگوں کے لیے, کیونکہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیت دی ہے. اور اچھی آج کل کی جو صحافت چل رہی ہے اس میں آپ ایک بیلنس بات کرتے ہیں جو ہمارے دلوں میں آپ رہتے ہیں. لیکن بیسیکلی میرا تعلق سندھ سے ہے. دوسری بات یہ کہنی تھی کہ یہ جو احتساب کی بات آپ کر رہے ہیں, واقعی میں بھی یہ یہاں کے لوگ فیل کر رہے ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, کہتا ہے جیسے کل بیان آیا تھا کہ میں سوچوں گا, دیکھوں گا, وہاں جاؤں گا. اور یہاں پہ ہم اگر سندھ میں دیکھتے ہیں تو اتنی تیزی اور اتنی پھرتی ہوتی ہے کہ پہلے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, اس کے بعد مقدمے بنائے جاتے ہیں. میں سر آپ کی اسی بات کو ماشاءاللہ آپ سے ہمیں بہت امید ہے, کیونکہ ہم مایوس نہیں ہوئے ہیں. جی ہم مایوس نہیں ہوئے ہیں, ہمیں آپ سے بہت پیار ہے. نہیں انشاءاللہ جی, انشاءاللہ. ظاہر ہے کہ آواز بلند کرتے رہنا چاہیے. مقصد جو ہے کسی ایک شخص کی واقعے کو لے کر, اب دیکھیے کتنے ظلم کی بات ہے کہ ایک شخص پولیس کا یار, اگر تم ہی ادھر ادھر قاتلوں کی طرح انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ گے, میں کہتا ہوں یار تمہارے اوپر غلط الزام ہے. ہاں لیکن دیکھو ایک عام پاکستانی کے طور پر بس اس کو اپنے ہی ادارے پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. خدا کے لیے ایک بے بس غریب پاکستانی کی طرح سوچو. پولیس والا خود نہیں جائے. یہ اتنا ہائی پروفائل افسر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو فلاں کی سرپرستی بھی حاصل, فلاں کی سرپرستی بھی حاصل, سبھی کی بات, وہ اپنے ہی پیٹی بند بھائیوں کی بنائی ہوئی انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کو تیار نہیں. ہاں تو کوئی عام شخص, تو میں کیوں پیش ہوں کسی ایس ایچ او کے سامنے اگر وہ مجھے بلائے تو. بالکل خدا کے لیے میرے ساتھ ہوتا ظلم تو دیکھو. درست. یس, یہ بات شاید یعنی منو بھائی کر سکتے تھے کسی نظم کی صورت میں, پلے کی صورت میں. ہم کیسے بیان کریں اس کو. واقعی. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ لیکن اس سب کے باوجود میں ایک بات کرتا ہوں. دیکھو ہم لوگوں کو جو ہوتا ہے نا کہ امید چھوڑ دینی, اب سوشل میڈیا نہ ہوتا, لوگ رسک لینے کو تیار نہ ہوتے, تو بخدا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی نقیب والا واقعہ ہوا ہے. یہاں پر ہم لوگوں نے فالو کیا ہے سوشل میڈیا کو. درست. ٹھیک, ابھی جیسے اب شب قدر میں واقعہ ہوا, ہاں میرے خیال میں ایک طالب علم لے, ہم اس کو پرنسپل کو مار دیا. ہوپ فلی ہمارے باقی دوست کریں گے اپنے پروگرامز میں تفصیل سے, خاص طور پر ذرا ہٹکے والوں کو کرنا چاہیے کہ وہ رابطے کر کے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ایک اور آپ یہ دیکھو, خیر کے پہلو بھی دیکھو. یہ میں منو بھائی کی وجہ سے یہ سوچ رہا ہوں. چلیں, خیر کا پہلو یہ ہے کہ دیکھو
जिस किस्म की बदनसीबी से लसानी तकसीम कराची पर मुसल्लत कर दी गई थी, शहर इंडिफरेंट होता। हाँ नहीं है, ये सफा नहीं महसूद है जी, बिल्कुल भी नहीं था। वजीर होगा ये सोराब गोट वालों का मामला। हाँ, बट शहर इंडिफरेंट नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये अच्छी बात है और यही बात ये कमबख्त इन सियासतदानों को करनी चाहिए थी कि आप ये कोई नैरेटिव लेकर आते जिसमें लोगों को आप बताते कि यार रंग, नस्ल, जुबान से बालातर होकर आप शहरी हो, शहरी के कुछ हुकूक हैं, मैं आपको वो हुकूक देता हूँ। आप लेकिन खुदा के लिए ये भी याद रखें कि शहरी के कुछ फ़राइज़ भी होते हैं, फिर आप वो फ़राइज़ भी अंजाम दीजिए। तो मैं ये जो पहलू देख रहा हूँ कि इसको एक कम्युनिटी का मसला नहीं बना है, ये सोराब गोट का मसला नहीं बना है, कराची का मसला बना, लेकिन ये कराची का मसला बना है। अब इसके नतीजे में अगर हमें कोई एक सिस्टम के लिए फजा मिल जाए तो यही उम्मीद करनी चाहिए। जी एक कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। हेलो जी सर, नुसरत जावेद साहब से बात करा दें। जी जी, मैं आप मेरे साथ ही बात कर रहे हैं और जैसे ही आपको फोन दिया जाता है सर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका मुतालबा जो है, आप बार बार माशाल्लाह सीनियर साफी हैं, अब्दुल हमीद मेरा नाम है, मुल्तान से बात कर रहा हूँ। बात ये है कि जो झूठ बहुत पुराना बोला जाए तो देर बाद वो सच हो जाता है। कौन सा झूठ? कौन सा झूठ? मसला ऐसे मुतालबा है कि ये 2008 से ही नैब जो हिसाब करे, जो लोग पुराने करप्ट हैं उन्हें आप किस तरह छोड़ सकते हैं? हाँ ये भी है, फिर तो 1947 से शुरू करना पड़ेगा मेरा भाई। ये नहीं भैया, फिर तो 1947 से जाना पड़ेगा। मतरूका इमलाक के नाम पर जो कुछ हुआ, और हमारे एक बहुत नेक अफसर हुआ करते थे कुदरतुल्लाह शहाब साहब, उन्हें अक्सर लोग आखिरी उम्र में वली ही समझते थे। उन्होंने सादत हसन मंटो को ये कहा कि यार बर्फ खाना ले लो, यानी ऐसी लूट सेल लगी हुई। वो तो बेचारे मंटो ने इनकार कर दिया और खून थूकता फौत हो बर्फ खाना। तो क्लोजिंग बस इसी पे आप चले देखते हैं कि ये राव अनवार वाले केस में भी आगे क्या होता है। बहरहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।